हेलो गाइस, वेलकम बैक इन रोटेशनल डायनामिक्स सेशन 2, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं प्रोफेसर तुषार मुंडकर स्वागत करता हूं कैच 25 साइंस एकेडमी से आपके लिए क्रिएट किए गए इस MHCET सीरीज में। चलो चालू करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, मतलब बहुत सारी चीजें यार। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, एक मिनट पहले तो मार्कर लेने दो मेरे को। ओके, गॉट इट। देखो, अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो किसी भी सर्कुलर मोशन को एग्जिस्ट करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ दिस पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको बैलेंस करने का काम करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमेशा याद रखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर एक्ट करेगा, वेयर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर एक्ट करेगा। अब यहाँ पे चीज क्या क्या याद रखनी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज लाइक विष्णु भगवान। मतलब ऐसा क्यों बोला, जैसे विष्णु भगवान के अलग अलग रूप होते हैं वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स के भी अलग अलग रूप होते हैं। एक एग्जांपल के साथ डिस्कशन करते हैं। इमेजिन इट दिस वे, आई हैव अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग को क्या है, रोप टाइप किया है। तो समझो ये मैं हूं और मैंने क्या किया है, मैंने ना एक रोप लिया है और रोप में ऐसे पत्थर लेके गोल घुमा रहा हूं। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर कि अगर समझो रोप में टेंशन नहीं है तो ये रोप जो आपका ऑब्जेक्ट है वो गोल गोल नहीं घूमेगा। दैट मींस द नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन। कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। समझो गाड़ी टर्न ले रहा है, ओके, व्हीकल टर्न ले रहा है, तो व्हीकल टर्न लेते वक्त उसको सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपका गाड़ी टर्न नहीं लेगा। आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, I know कि the planetary motion is not circular, but let's talk about moon revolving around earth in a circular orbit. तो अगर मून सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द फॉर्मुलेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है ना गाइस, अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज जाओगे तो मैग्नीट्यूड वाइज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों का फॉर्मूला सेम है। दैट इज एक तो mv²/r और दूसरा m⍵²r। बट इफ यू वांट टू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, अच्छा एक और फॉर्मूला है बट वो बाद में डिस्कस करते हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको वेक्टर के टर्म्स में लिखना है, किसके टर्म्स में, वेक्टर के टर्म्स में, देन हाउ कैन यू राइट दिस पर्टिकुलर थिंग, that particular thing can be written like this: centripetal force will be in the negative sign convention के हिसाब से, क्योंकि टुवर्ड सेंटर जाता है तो टुवर्ड सेंटर को नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। अभी सीन क्या है कि डिनोमिनेटर में आप वेक्टर नहीं लिख सकते, दैट इज व्हाई यू नीड टू इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर इन द सिस्टम। तो मैंने कर दिया। द अनदर वे इज दिस -m⍵²r। अभी देखो ये न्यूमरेटर में r था एंड r इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो न्यूमरेटर में मैं बना सकता हूं। इवन दो एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका स्क्वायर हो रहा है, इसीलिए मैं उसके ऊपर वेक्टर नहीं बनाऊंगा, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद कोई भी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही चीज FCF के बारे में बनाने की कोशिश करूं तो उस फॉर्मूला क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बट विद पॉजिटिव साइन, क्योंकि जो आउटवर्ड एक्ट होता है उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। ये हुआ आपका सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल। और जो फॉर्मूला मैंने बोला था एक्स्ट्रा वो ये है m⍵v। तो ये फॉर्मूला भी आपका एक्ट कर सकता है, सिंपल सा है। 3 फॉर्मूलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स कंटिन्यू। A body of mass 1 kg is tied to a string and revolved in a horizontal circle of radius 1 meter. क्या क्या दिया है, मास दिया है 1 kg लिख लिया, रेडियस दिया है 1 मीटर लिख लिया, ब्रेकिंग टेंशन T equals to 10 न्यूटन लिख लिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है, मतलब n फाइंड आउट करना है। ओके, अभी कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो पहले जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। अच्छा ये क्या है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बिफोर इट ब्रेक्स डाउन है। समझो आपका मैक्सिमम टेंशन अचीव हो गया और आप फिर भी उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो भाई रोप वी का उसका भी कुछ लिमिट है ना, तो रोप भी क्या होगा, ब्रेक होगा। हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर थिंग, लेट मी शो यू कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, T equals to mv²/r से इक्वेट मार सकते हैं। सर आपने कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स को टेंशन कंसीडर किया, वही तो एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले। अगर आपके पास रोप है, स्टोन है और वर्ल कर रहे हो तो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अभी डियर यहाँ पे ना अपने को
किसके टर्म्स में चाहिए? रोटेशन के टर्म्स में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम के टर्म्स में चाहिए, करेक्ट? सो दैट मींस मुझे एन के टर्म्स में आंसर निकालना पड़ेगा। टू डू दैट मैं इसको ओमेगा के टर्म्स में लिखता हूं। देख कंसेप्ट सेम है, सेंट्रीपिटल का जस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला चूज किया है। अभी देखो m का वैल्यू ठीक है, ओमेगा की जगह आई कैन राइट 2 पाई n, करेक्ट, उसका स्क्वायर r। तो ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा यहाँ पे m का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n स्क्वायर r। अभी जो भी पता है पुट कर दो, t का वैल्यू 10, मास का वैल्यू 1, 4 तो ऐसे ही है, पाई स्क्वायर 10, 10 पुट कर दिया, n स्क्वायर पता नहीं, r का वैल्यू 1, बस कितना इजी कैलकुलेशन, 10 10। सो n स्क्वायर विल बिकम इक्विवेलेंट टू 1/4। स्क्वायर रूट ले तो ये हो जाएगा 1/2। बट ये तो आपको आरपीएस में आएगा और या फिर हर्ट्ज में या फिर पर सेकंड में, क्यों? क्योंकि आप एसआई यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हो। आपको किस में पूछा है? आरपीएम में। हाउ कैन यू कैलकुलेट? मतलब टोटल रोटेशन आपको 1 मिनट में चाहिए, 60 से मल्टीप्लाई कर। सो n विल बी इक्विवेलेंट टू हाफ इनटू 60 व्हिच इज नथिंग बट 30 आरपीएम। वी आर डन विद इट। नेक्स्ट, a coin kept on a horizontal rotating disc has a center at a distance of 12.5 cm from the axis of rotation of disc। तो पहले तो हमें डिस्क कंसीडर करना पड़ेगा, कर लिया। अभी क्या होता है, ये डिस्क के सेंटर से, मतलब समझो ये डिस्क का सेंटर है, सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है और इस एक्सिस से यहाँ पे कुछ कॉइन रखा हुआ है हम लोगों ने एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर लाइक दिस। Let's call this particular thing as r. So this r will be 12.5 into 10 raised to minus 2 meter. आगे, if the coefficient of friction between disc and coin is 0.2, that is mu, the angular speed of the disc at which, तो ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है। कैसे कर पाओगे? देख सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं सॉल्व करना कैसे वो बताता हूँ। पहली चीज तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रिक्वायर्ड ही है। कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कॉइन गोल गोल नहीं घूम पाएगा। सो यहाँ पे आएगा फ्रिक्शनल फोर्स। बट ये फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा? सेंट्रीफ्यूगल। सो वी कुड बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद फ्रिक्शनल फोर्स। और या फिर ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया? बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स ने प्रोवाइड किया। ये एक वे है बोलने का, या फिर ऐसे बोलने का कि फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। दोनों वे में आपको सेम आंसर मिलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है? mv²/r। क्या आपने को क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड। अरे रे, एंगुलर स्पीड मतलब वी कांट कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ वी नीड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। तो मैं क्या करेगा इधर? मैं इधर m ओमेगा² लिखेगा। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू इनटू n। बट आपको पता है कि अगर समझो ये कॉइन है, कॉइन का वेट डाउनवर्ड होगा mg, उसको बैलेंस करेगा n, दैट मींस यू कैन रिप्लेस n विद mg। सो आपको मिलेगा m ओमेगा² mm कैंसल, सो दिस विल बी ओमेगा² इक्वल्स टू म्यू g। अभी आपको क्या निकालना है? आपको ओमेगा निकालना है, करेक्ट? बाकी सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। लेट्स ट्राई टू वर्क इट आउट। तो ये हो जाएगा ओमेगा² इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन आर, करेक्ट? म्यू का वैल्यू कितना दिया है आपके पास? म्यू का वैल्यू 0.2 इंटू जी का वैल्यू 10 अपॉन आर का वैल्यू 12.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। देखो 0.2 एंड 12.5 ये तो आराम से आप 2/125 लिख सकते हो, करेक्ट? इंटू 10 ऑलरेडी ऊपर था, 10 रेज़ टू माइनस 2 ऊपर जाके 10 रेज़ टू प्लस 2 हो जाएगा। सो ऊपर टोटल क्या हो गया? ऊपर हो गया 10 रेज़ टू 3। इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा 2000/125। ओके, तो ये आपका किसका वैल्यू है? ये आपका ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है। तो ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू। अभी 2000/125 आई थिंक सॉल्व करो, 125 2 जा 250 होगा, तो 125 4 जा 500 होगा, एंड 500 4 बैठेंगे 2000 में, तो करेक्ट आंसर विल बी 4444, दैट विल बी 16। आप अपने वे से कैलकुलेट करो, 5 से डिवाइड करते बैठो, मैंने थोड़ा इजी मेथड यूज किया है। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle moves along a circle of radius r with constant tangential acceleration। तो उसके पास tangential acceleration है। If the velocity of the particle is v at the end of second revolution, then after the revolution has started, then the tangential acceleration will be how much? This is what we need to find out. Okay,
So let's try to work it out, guys. Let's try to do this particular sum. A particle moves along a circle of radius r. Okay, तो ये सर्कल है. ओके, अभी ये पर्टिकुलर सम सॉल्व करने के लिए मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूंगा, विच इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 2 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, और इमेजिन करो 2 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होते हैं तो एंगल कितना कवर करता है वो, तो एंगल कवर करता है 4 पाई, क्योंकि जब वो एक रिवॉल्यूशन करेगा तो एंगल हो जाएगा 2 पाई, दैट इज 360. सो यू कैन से दैट फॉर 2 रिवॉल्यूशन थीटा विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? थीटा विल बी इक्वल्स टू 4 पाई. ओके, अभी u का वैल्यू 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होगा, सो वी गेट v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into a. अभी s का बंदा है तो s की जगह आई कैन पुट r थीटा, बट थीटा कितना है गाइस? 4 पाई. तो अभी ये जो r 4 पाई है उसको ऊपर पुट करेंगे तो v स्क्वायर मिलेगा 2a into r into 4 पाई. ये हो गया आपका वैल्यू, करेक्ट. अभी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है आंसर ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब आपको a निकालना है, करेक्ट. तो a को एज इट इज रखो, 8r पाई को वो साइड भेज दो, तो दिस विल बी v स्क्वायर अपॉन 8 पाई r. ये हुआ आपका फाइनल आंसर. और ये क्वेश्चन 2016 का सीईटी क्वेश्चन है. देखो 2 स्टेप्स में हो रहा है. एक तो पहले v स्क्वायर का इक्वेशन यूज करो, s इक्वल्स टू r थीटा डालो, थीटा पुट करो एंड यू विल गेट फाइनल आंसर. नेक्स्ट, which one of the following forces is a pseudo force? What do you mean by pseudo force? Pseudo force ऐसा फोर्स है जिसका ओरिजिन आप नहीं बता सकते. पहली बात तो ये मत समझना कि pseudo मतलब imaginary, because if I say something is imaginary, that thing does not exist. On the other hand, the centrifugal force is a pseudo force and it exists. समझ रहे हो? ये एग्जिस्ट होता है, जस्ट उसका सोर्स मालूम नहीं होता, इसीलिए उसको सूडो बोलते हैं. तो सर जिनका सोर्स मालूम होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको रियल बोलते हैं. ओके, तो अभी देखो क्या करेंगे, इसको आगे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं. कैसे? पहली बात तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ सूडो फोर्स. फोर्स एक्टिंग ऑन अ फॉलिंग बॉडी, ये सूडो फोर्स नहीं है. उसका ओरिजिन आपको पता है, mg के वजह से फॉल हो रहा है ना, तो ग्रेविटी के वजह से आ रहा है. फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट. वो भी उसका ओरिजिन आपको पता है. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ मेरी गो राउंड. अभी ये क्या होता है कि अगर समझो मैं मेरी गो राउंड में हूं और मेरी गो राउंड गोल गोल घूम रहा है, तो मुझे आउटवर्ड फोर्स फील होता है. अभी वो आउटवर्ड फोर्स कोई लगा नहीं रहा है, देयर इज नो एक्चुअल ओरिजिन बिहाइंड इट. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी, दैट इज this is our pseudo force. Next, a person stands in a contact against the inner surface of a cylindrical drum of radius r. तो पहले तो cylindrical drum कंसीडर करेंगे. ये है आपका cylindrical drum. ओके, अभी इस पर्टिकुलर cylindrical drum पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन है वो स्टैंड कर रहा है वॉल को चिपक के, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है. तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड क्लोथ्स of the person is mu. तो आपको मतलब फ्रिक्शन इंक्लूड करना है इनडायरेक्टली. What is the minimum rotational speed of the cylinder which enables the person to remain stuck to the wall? अभी क्या होता है, समझो ये सिलेंडर गोल गोल घूम रहा है, तो अपना जो बंदा है यहाँ पे जो स्टैंडिंग है, this particular person I am talking about, so this particular person will be struck to this particular wall. ये जो है ना ये वॉल, इसको क्या करेगा, ये बाउंड रहेगा. बाउंड क्यों? क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर के फोर्स उसको बैलेंस करने में हेल्प करेंगे. अभी कौन सी चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी, कौन से फोर्स मैटर करेंगे, तो वो पहले देखते हैं. द फर्स्ट फोर्स दैट आई कुड थिंक ऑफ इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो पहले वेट क्रिएट करते हैं हम लोग. लेट्स ट्राई टू क्रिएट वेट. सो दिस इज द फोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, ये हो गया आपका mg. उसको बैलेंस अभी नॉर्मल रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, करेक्ट. तो उसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तभी तो उसका बॉडी ऊपर पकड़ के रखेगा वॉल. तो यहाँ पे आपका होगा फ्रिक्शनल फोर्स, लेट्स कॉल इट एज स्मॉल f. अच्छा, ये जो n है उसको बैलेंस कौन करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय r. ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिस्टम. अभी मैं mv स्क्वायर बाय r के अलावा m ओमेगा स्क्वायर चूज करना पसंद करूंगा बिकॉज दे वांट मी टू फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी या फिर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट. सो दैट मींस आई थिंक दिस विल बी मोर प्रेफरेबल. ओके, हो गया. अभी कैसे करोगे? पहली बात ये समझ, वो पर्सन उस वॉल के ऊपर चिपक के तभी रह पाएगा when रोटेशन इज हैपनिंग if and only if
F is greater than or equal to mg। अगर अपवर्ड फोर्स जीत रहा है तो ही डाउनवर्ड फोर्स हारेगा और वो नीचे नहीं आएगा। सो दैट मींस F is greater than or equals to mg। मैंने नोट डाउन किया है ये। अभी आपको अगर समझो मिनिमम कंडीशन चाहिए तो आप इक्वेट कर सकते हो, बाकी तो मैक्सिमम है ना सब। F का वैल्यू आप चाहे तो इंफिनिटी तक लेके जाओ, वो आपके अदर कंडीशन हुए, बट लोएस्ट पॉसिबल कंडीशन क्या है? इक्वल वाला। So for minimum condition, for minimum omega, you will take F equals to mg. F is nothing but mu n, फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने 11th में, और n किससे बैलेंस कर रहा है? n और n किससे इक्वेट कर सकते हो? m omega square r से। So this will be m omega square r equals to mg. m cut. So omega square will be g upon mu r. Or in another word, omega will be under root of g upon mu r. This is your final answer, guys. Let's continue with the next. ऐसा ही सेम चीज है ना आपके बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में भी है, डायरेक्ट डेरिवेशन के टाइप में। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन टुडे। ये क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? आपको दिया गया है पॉइंट P moves in a counter clockwise direction on a circular path as shown. The movement of P is such that it sweeps out a length s equals to, okay, तो काउंटर क्लॉकवाइज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बोली है। आपको s का वैल्यू दिया है, दैट इज t cube plus 5 noted, where s is in meter and t is in second. The radius of the path is 20 meter noted. Acceleration of the particle at p, मुझे ये p लोकेशन पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो कितना होगा? अभी गाइस देखो, यहाँ पे अपने पास दो एक्सेलरेशन एक्ट होंगे। पहला एक्सेलरेशन होगा जो टुवर्ड सेंटर होगा, दिस वन, दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ACP, एंड एज देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द वेलोसिटी, वो कैसे पता चला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर डिपेंड है तो वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड है, तो इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो दिस इज नॉट यूसीएम ना, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म यूसीएम मोशन। तो एक और एक्सेलरेशन आएगा टेंजेंशियल, ACP आया, AT आया, तो इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ये वाला। तो मुझे ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है AR। सो हाउ कैन आई फाइंड आउट दिस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन? इजी। अगर आपको ACP मिल गया, अगर आपको AT मिल गया, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर यू कुड फाइंड आउट AR which is ACP square plus AT square. Now how can you find out? You can use the formula of S. S से पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, कौन सा वाला वो बताता हूं मैं आपको। सो ये t cube plus 5 हुआ, फिर आप ना इसका डेरिवेटिव ले लो। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ds by dt मिलेगा आपको। सो ds by dt will be t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, 5 का डेरिवेटिव 0, और आपको टाइम कितना दिया है? तो टाइम आपको 2 सेकंड दिया है ना, 2 सेकंड। सो 3 will be 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 are 12, तो आपको वेलोसिटी कितना मिला? आपको 12 मिला। अभी यहां से आपको सिर्फ वेलोसिटी मिल रहा है, आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? तो जो वेलोसिटी आया उसको डिफरेंशिएट करो। सो वी गॉट वेलोसिटी एज 3t स्क्वायर, लेट्स डिफरेंशिएट इट अगेन। सो एक्सेलरेशन विल बी dv by dt which is equivalent to 6t। तो ये क्या हो जाएगा? 6 into t, और टाइम पुट करो अभी 2, तो एक्सेलरेशन भी आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो आया आपको वो आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो चाहिए था, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज v स्क्वायर अपॉन r, करेक्ट? अभी v का वैल्यू क्या है आपके पास? v का वैल्यू 12 है, तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 12 स्क्वायर अपॉन r का वैल्यू 20। तो 12 स्क्वायर विल बी 144 अपॉन 20, so that will be equivalent to I think 7.2 आ जाएगा ना, 14.4 अपॉन, यस 7.2 आ गया देखो। तो 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आपका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? इट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर तो 144 है बराबर, प्लस 7 का स्क्वायर आई थिंक 49 के ऊपर ही आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चल 50 लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 50, नॉट एग्जैक्ट 50, आई डोंट नो। ओके, तो 144 प्लस 50 कितना हो जाएगा? सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 194, है ना? फिर उसके बाद 194 के क्लोजर आंसर कौन सा है? 12, वो तो आएगा नहीं है। 7.2 ये भी पॉसिबल नहीं है। 13 का तो 169 होता है, ये भी नहीं, तो क्लोजर आंसर विल बी 14। सो दैट इज व्हाई द नेट एक्सेलरेशन विल बी 14। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ऐसे ही सेशंस एंजॉय करने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।